हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे जो कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है उनका क्या होता है, मतलब वो इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे कंडक्टिविटी का क्या होता है ये हम देखते हैं। तो देखो, पहले मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, मतलब अगर हम डाइल्यूशन करेंगे और ज़्यादा वाटर डालेंगे तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए यही होगा। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कि कंडक्टिविटी क्या होती है, पिछली वीडियो में पढ़ाया है। क्या होती है कंडक्टिविटी? पर यूनिट वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है। क्या कहा मैंने? पर यूनिट वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस है वही क्या है? कंडक्टिविटी है। अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या बताया था? कंडक्टिविटी को हम कप्पा से शो करते हैं, ये कप्पा का साइन है। इज इक्वल टू क्या बताया था? जी इंटू जी स्टार। तो ये जो जी स्टार है ये क्या है? सेल कांस्टेंट है, एल अपॉन ए, ये बताया था। अब देखो, अगर ये लेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉड्स के बीच में जो लेंथ है वो क्या हो जाए? यूनिट हो जाए, या तो 1 सेंटीमीटर हो जाए और या तो 1 मीटर हो जाए। अगर स्टैंडर्ड यूनिट देखते हैं तो मीटर होती है, पर जो मीटर की यूनिट है ये बड़ी होती है इसलिए हम सेंटीमीटर लेते हैं। तो क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो और जो एरिया हो वो भी यूनिट हो, चाहे मीटर में चाहे सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर में लेते हैं। तो ये भी क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तब जो सॉल्यूशन का क्या होगा? कंडक्टेंस होगा, वही क्या होगा? कंडक्टिविटी होगी। ये समझ में आया? अब इसको थोड़ा फिगर से समझाऊं। देखो, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं। अब देखो, जो ये एरिया है ना, ये एरिया का मतलब क्या है? देखो, जो इलेक्ट्रोड्स होंगी वो तो क्या होंगी? या तो क्यूबाइड शेप में होंगी या तो क्यूब शेप में होंगी, ऐसे होंगी ना। तो जो ये एरिया है ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। मतलब इसका एक फेस का, जो फेस दूसरी इलेक्ट्रोड के फेस की तरफ होगा। समझ गए आप? ये वाला एरिया, इसमें भी बच्चों को पता नहीं रहता है तो इसलिए बता रहा हूँ। ये हो गया। अब देखो, यहाँ ये वायर लगा दी, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर या मीटर, तो हम सेंटीमीटर में लेंगे, छोटी यूनिट है। और जो इलेक्ट्रोड है ये भी इसका जो एरिया है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी साइड भी 1 सेंटीमीटर है। तो देखो, इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है और उसका जो भी कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी है। अब देखो, अब हम पूरा फिगर बनाते हैं, अब हम पूरा सेल बनाते हैं। यहाँ पूरा सॉल्यूशन है। अब देखो, यहाँ आयंस होंगे, होंगे आयंस। जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? ये आयंस क्या होंगे? बाहर आएंगे, आएंगे क्योंकि जो सेल है उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, और ये यूनिट वॉल्यूम है। कंडक्टिविटी तो इसी के अंदर की है, जो भी कंडक्टेंस है, ठीक, इसी के अंदर को तो है, तो वो आयंस बाहर आएंगे। तो अब देखो, आयंस के कारण ही क्या होता है? कंडक्टिविटी होती है। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। अब आयंस कम हो रहे हैं, आयंस बाहर निकल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम से, तो क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं इसमें, डाइल्यूशन ना करके इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो क्या होगा? तो पर यूनिट वॉल्यूम में भी आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन समझ में आ गया। तो अब हम मोलर कंडक्टिविटी की तरफ चलें, तो चलो।
वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एक ही चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कभी हम मोलर कंडक्टिविटी बोल लेते हैं, कभी हम मोलर कंडक्टेंस बोल लेते हैं, तो एक ही चीज़ है। ठीक, तो देखो पहले एक लाइन में बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा मतलब डाइल्यूशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मुझे बताओ कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बताया हुआ है। देखो, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच में कितना भी वॉल्यूम है, कितना भी वॉल्यूम है, भी वॉल्यूम है, और उसमें हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इस सॉल्यूशन का जितना भी कंडक्टेंस होता है उसी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो वैसे तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों के बीच में लेंथ का कोई पैमाना नहीं है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यूनिट लेंथ लिखी गई है। यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, तो ठीक है, उसको कंसिडर कर लो, लिख लेना उसको। वैसे असल में होता नहीं है कि डिस्टेंस कितनी है। तो चलो अब देखो, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। कंडक्टेंस है ना मेन, इसके अंदर जो कंडक्टेंस होगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, वही क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो देखो, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी इनटू ए अपॉन एल, ये आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एल से इंटू कर लो, लेंथ से इंटू कर लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, के इंटू ए इंटू एल, ये हो जाएगा, और इधर हम ये एल स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे, तो इंटू एल स्क्वायर। ये क्लास में सीधा क्या पढ़ाया जाता है, ए इज इक्वल टू भी, जब बुक में भी ऐसे ही लिखाया गया। तो ये चीज़ बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, समझ में नहीं आता उनके। तो देखो ये है, ठीक, और ए इंटू एल क्या होता है, मतलब एरिया इंटू लेंथ, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसको हम भी लिख सकते हैं। देखो ये इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक, और ये लेंथ है इनके बीच में, डिस्टेंस एल, तो एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ। जैसे ये देखो, ये सिलेंडर होता है ना, तो देखो ये क्या होता है, सर्किल होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसके बाद इंटू लेंथ से इंटू कर लेते हैं एच, तो ये फिर क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक, तो ये समझ में आया, तो इसीलिए ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, तो के इंटू भी, के इंटू भी ये हो गया, के इंटू भी ये हो गया। अब आपको पता है, पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो पर मोल होता है ना। अब यहाँ पे पर मोल तो अभी हुआ ही नहीं, तो डिवाइडेड बाई एन, मतलब मोल्स, डिवाइडेड बाई मोल्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट बन रही है, तो ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो पर मोल का जितना वॉल्यूम है, ठीक, तो ये मोलर वॉल्यूम हो जाता है। तो इसको सिंपल के भी बुक में लिखा गया है, तो के भी एम वैसे हम इसको लिखते हैं। ये समझ में आया कि असल में ये हुआ कैसे। और जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है, पिछली वीडियो में जो पढ़ाया है, वो क्या था, लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी, सी क्या है, मोलैरिटी है, ये पढ़ाया था। अब देखो यहाँ से ये भी निकल जाएगा, कैसे, देखो ये क्या था, के इंटू भी अपॉन एन था, और सी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, भी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो सबसे पहले हम सी इज इक्वल टू निकाल देते हैं। सी जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन
वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इजिकल टू क्या हो गया फिर, V इजिकल टू सी, यहाँ नीचे आ गया, ये हो गया। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाई एन इंटू वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन सी। तो ये कट गया, तो इजिकल टू के अपॉन सी, तो लैम्डा एम इजिकल टू ये हो गया। समझ में आया? और अगर यूनिट सेंटीमीटर में लेते हैं तो फिर ऊपर इंटू 1000 करते हैं, पता है ना आपको, इंटू 1000 करते हैं। तो बस आसान सा ही था, बस बुक में कंफ्यूज कर देते हैं, टीचर्स भी हवा हवाई में निकल जाते हैं। तो ये आए ना। अब देखो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या कहा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो जो ये कंडक्टिविटी है ये बहुत कम डिक्रीज होती है, पर ये जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये समझ में आया? अब देखो ये तो हमारा क्या था, थोड़ा हमने फार्मूला वाइज देख लिया कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ये हमने देखा, ये फार्मूला वाइज है। पर असल में होता क्या है, ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जबकि डिक्रीज होना चाहिए, ऐसा होता क्यों है? देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये वेरिएशन अलग होता है और वीक के लिए अलग होता है, मतलब दोनों के लिए जो रीजन्स हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग के लिए देख लेते हैं। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के लिए देख लेते हैं कि क्यों डाइल्यूशन करने पे या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच में सॉल्यूशन होगा और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन्स हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं, चाहे वो हाई कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे वो लो कॉन्सेंट्रेशन हो, दोनों में। ये समझ में आया? और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो अपोजिट चार्जेस हैं या अपोजिट आयन्स हैं उनके बीच में इंटर आयनिक फोर्सेस होते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस कारण क्या होता है, इनकी कंडक्टिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ रहा है? अब देखो ये हमारा पूरा सेल है, अब क्या करते हैं हम, डाइल्यूशन कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, ये आयंस दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, उस कारण क्या होगा, अब ये मूवमेंट कर सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। ये समझ में आया? तो इसलिए क्या होता है, अब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है। तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर हो जाता है, जीरो अप्रोच हो जाता है। तो उस टाइम जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम नॉट से, लैम्डा एम नॉट से। ये समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टिविटी का किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसको हम एक इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस इक्वेशन को कहते हैं डिबे हकल ऑनसैगर इक्वेशन। डिबे हकल, इतना बड़ा नाम, ऑनसैगर इक्वेशन, ठीक, ये तो बुक पे भी लिखा होगा। तो वो इक्वेशन क्या है, देखो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू रूट सी या सी की पावर हाफ, ये है। अब देखो ये तो आपको पता है लैम्डा एम क्या है और लैम्डा एम नॉट भी आपको पता है। सी क्या है, मोलाइटी है, और ए क्या है, देखो ए कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, और वो इलेक्ट्रोलाइट के चार्जेस पे डिपेंड करता है। देखो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, NaCl, ठीक, तो इनके जो चार्ज हैं, Na के पास 1 पॉजिटिव है और Cl के पास 1 नेगेटिव है।
तो इसको 1 इलेक्ट्रोलाइट मैं कहूँगा, ठीक। और जैसे CaCl2 है, यहाँ पे Ca के पास 2 पॉजिटिव है और Cl के पास क्या है, 1 नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, 2 1। तो जो सेम टाइप के या पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे 1 टाइप के, 2 टाइप के, उनके क्या होते हैं, सेम ये कांस्टेंट होता है, उनके लिए सेम कांस्टेंट होता है। ये समझ में आया? तो इसको साफ कर लूँ। अब देखो, जो ये इक्वेशन है ना, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा, अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, y=mx + c। तो ये क्या हो जाता है, c, और c क्या है, y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस के जिस पॉइंट से लाइन क्रॉस करेगी तो वो डेल्टा m0 हो जाएगा। m क्या है, ये a स्लोप, और x क्या है, ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन c, और y क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखो x और y की वैल्यू अगर आप रखते हो तो देखो, जैसे HCl है, x और y की वैल्यू एक यहाँ पे आई, देखो स्टार्ट यहाँ से होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ये है और मोलर कंडक्टिविटी ये है, समझ में आ रहा है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो अब स्टार्टिंग तो यहाँ से होगा, इधर से, क्योंकि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, इधर से इधर होगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगा। अब देखो ये क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी धीरे 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 इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पाँचवीं, छठवीं वैल्यू, ठीक। तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को ले जाएंगे तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ठीक। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट जो पॉइंट होगा, जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। ये समझ में आ रहा है? वैसे ही KCl के लिए देख लो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए स्ट्रेट लाइन होती है, और ये इक्वेशन उस फॉलो करती है, और इससे हम इस इक्वेशन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, ठीक। और इसमें कुछ बचा हुआ होगा, ठीक, हाँ ठीक है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है, ये समझ में आ गया होगा। वैसे KCl के लिए ये है, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे वेरिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ। देखो इसमें क्या है, मैंने कहा था कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्या रीज़न है कि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं या डाइल्यूशन करते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्या रीज़न है? तो देखो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते सॉल्यूशन में, कम्प्लीटली स्प्लिट नहीं होते, कुछ प्रोपोर्शनल में स्प्लिट होते हैं। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, स्प्लिट होने लग जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। ये समझ में आया? अब देखो एक ग्राफ देखो, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में स्टार्टिंग यहाँ से होगा, डाइल्यूशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा। तो देखो जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा, इसके साथ ये जो ग्राफ है ये बहुत लार्ज है, किसके साथ, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ है वो बहुत लार्ज है। तो इस कारण क्या होता है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिल पाती है, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाएगा ना। और देखो जो ऑनसैगर जो ये इक्वेशन थी, डिबे-हकल ऑनसैगर इक्वेशन, तो इससे भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये एक कर्व है। ये क्या है? एक कर्व है। तो फिर हम इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और ये हम निकाल पाएंगे कोलरॉज लॉ से, जो कि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ठीक है, थैंक यू।